हेलो क्लास। कल हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न यूरोपियन एजुकेशन इन इंडिया। और उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैसे मिशनरीज़ ने आकर इंडिया में अपनी एजुकेशन स्टार्ट की और उनका मेन मोटिव रिलीजन कन्वर्जन और प्रीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी ज़्यादा रहा। इसके बाद अब हम लोग नया टॉपिक पर आते हैं। इसका नाम है एफर्ट्स फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम 1813 टू 1854। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ कॉलेजेस के बारे में जो कंपनी ने अपने एफर्ट से चलाने शुरू किए थे और कुछ मिशनरीज जो कि काम कर रही थी उस समय में। लेकिन जब मिशनरीज ने 1757 में अपना काम करना शुरू किया, तब ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने ट्रेडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जिसके कारण उन्होंने ये कोशिश की कि इन मिशनरीज पर एजुकेशनल प्रमोशन का बैन लगा दिया जाए। इसी के तहत उन्होंने उन्हें अपना काम करने से रोका। इस पर इन जो मिशनरीज ने अपना विरोध बहुत तेज़ी से इनमें दर्ज कराया। इसके कंपनी के जो बैन था उसके अगेंस्ट में जाकर मिशनरीज ने अपोज किया और इसमें इनका साथ दिया इंग्लैंड के एलीट क्लास ने। वो उनके साथ पर खड़े हो गए उनका साथ देने के लिए। तो जब 18th सेंचुरी में इंडियन कॉमन पीपल जो क्रिश्चियन रिलीजियस एजुकेशन मिशनरीज के द्वारा ले रहा था, उसमें जब बाधा उत्पन्न हुई, उस समय में ही जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर था वो प्रत्येक एवरी 20 ईयर में वापस ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिन्यू के लिए जाया करता था। इसके बाद ये समय जब आया, दैट वाज 1813 एडी। इस समय में 20 सालों के बाद वापस एक समय आया जब ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड में ब्रिटिश पार्लियामेंट से अपना जो आज्ञा पत्र था, जो चार्टर था, उसको रिन्यू कराना था आगे ट्रेड करने के लिए। इसी समय में जब मिशनरीज के विरोध की जानकारी ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंची, तब इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू एक चार्टर लाया गया, दैट वाज चार्टर ऑफ 1813। तो उसके ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इसी के तहत हम पढ़ेंगे। ये नंबर 1 है, इन द 18th century इंडियन कॉमन पीपल आल्सो रिसीव्ड क्रिश्चियन रिलीजियस एजुकेशन बाय मिशनरीज। एंड सेकेंड वन, द कंपनी बैंड मिशनरीज ड्यूरिंग 1793 to 1813, but they opposed and also blamed the company that it was opposed the teachings of Christ and neglect providing education for Indians. Elite in England also supported missionaries. That was next. Then an education clause was introduced as Charter Act of 1813, and it opened the door for state-owned education system in India. तो जब ये बैन लगा और एक्ट आया 1813 का, तो ये जो इंट्रोड्यूस कराया गया वो बाय द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम इंट्रोड्यूस कराया गया। तो ये एक तरह से ऑर्डर होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंपनी को। तो दैट वाज द चार्टर विच renewed
द चार्टर इशूड टू द कंपनी एंड कंटिन्यूड द कंपनीज रूल इन इंडिया। जो कंपनी इंडिया में रूल कर रही थी और जो डिनाई कर रही थी कि वो एजुकेशन प्रोवाइडर इंडिया में नहीं बनेंगे, उनके लिए जब एक नया चार्टर लाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, तो वो कुछ चेंजेज के साथ में था। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एजुकेशन रिलेटेड हैं। वे हैं, नंबर 1, इट अलॉटेड 1 लाख रुपीज़ टू प्रमोट एजुकेशन इन इंडिया। तो पहला बात ये थी कि इस चार्टर में एक सिस्टम दिया गया था जिसके अकॉर्डिंग कंपनी को 1 लाख रुपए दिया जाना था इंडियन एजुकेशन पर खर्च करने के लिए। नेक्स्ट वॉज मिशनरीज वर अलाउड टू कम टू इंडिया फॉर टीचिंग देयर रिलीजन। इसमें एक व्यवस्था ये थी कि मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया कि वे इंडिया में आ सकती हैं, जैसे वे कार्य कर रही थी वैसे कार्य कर सकती हैं अपना काम। दे कुड वर्क एंड दे कुड गो फॉर द क्रिश्चियनिटी प्रीचिंग ऑल्सो। Then there was a financial provision that was related to Indian literature and the promotion of the science education. तो एक ये फाइनेंशियल प्रोविज़न इसमें लाया गया जिसके तहत यहाँ पर इंडियन लिटरेचर और साइंस को प्रमोट किया जाना था। नेक्स्ट वन इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 obliged the company to shoulder responsibility for the education of Indian people। एक चेंज ये आया था कि 1813 के चार्टर के अकॉर्डिंग अब जो कंपनी एजुकेशन को डिनाई कर रही थी, कहीं ना कहीं इट वाज हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम जो था वो अब एक कंपनी के हाथ में आ गया था इंडिया का। So the company opened many schools and colleges under their control from 1813 to 1857। As हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कुछ कॉलेजेस, पूना संस्कृत कॉलेज और कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज और कुछ सम एलिमेंट्री स्कूल्स दैट दीज वर ओपन्ड बाय द कंपनी। कल हम लोगों ने कुछ की जानकारी इसमें ली थी, तो वो इसी चार्टर के अकॉर्डिंग इंडिया में खोले गए थे। एंड फाइनली दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो इस चार्टर एक्ट ने एक बात प्रूव कर दी थी और एक बात यहाँ पर आ गई थी, बता दी गई थी क्लियरली कि अब जो सिस्टम होगा दैट वाज लेड बाय द कंपनी as the directed by the British Parliament। तो अब जो किया जाना था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू यहाँ पर कंपनी एजुकेशन प्रोवाइडर बन गई थी। तो फाइनली हम ये कह सकते थे जो यहाँ पर पाठशालाएं चल रही थीं, जो मकतब और मदरसे चल रहे थे, उनका कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल स्टार्ट होता है और जो कंपनी है वो अपने हिसाब से इस एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तो देन द फाइनली देयर इज अ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू नरुल्ला नाइक। दे सेड द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 फॉर्म्स अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे शिक्षाविदों ने इस चार्टर को इंडियन एजुकेशन का टर्निंग पॉइंट माना है और उन्होंने ये माना कि इसके बाद बहुत सारी चीज़ें इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बदल गई थी। देन आगे हम लोग इसमें अब पढ़ेंगे कुछ, क्योंकि जब कोई चार्टर आया और उसने फिर यही चीज़ हो गई थी जैसे मुस्लिम शासन में हुई, जैसे बुद्धिस्ट में हुआ कि एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला था, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज भी इस चार्टर एक्ट के साथ में आई थी, जो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।